हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एवीएम क्लासेस। पिछले डाउट सेशन के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल ऑफ एटम आपने 9th क्लास में भी पढ़ा, जिन्होंने एनर्जी लेवल और शेल्स हमें दिए थे। नील्स बोहर ने एनर्जी लेवल्स और शेल्स हमें बताए थे। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि एटॉमिक थ्योरी जब हमारे पास आई तो सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी डाल्टन्स ने दी थी, जिन्होंने एटम को सबसे छोटा पार्टिकल माना। धीरे धीरे डिस्कवरीज होती गई, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, रदरफोर्ड ने हमें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बताया। तो हम इस बात से इस कंक्लूजन की तरफ आए कि जब एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर के रूप में एटम हमें मिलता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कैसे रिवॉल्व करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो जो बोहर्स मॉडल है वो हमें एटम की इन्हीं डिटेल्स को बताता है। बोहर्स मॉडल दिया था नील्स बोहर ने 1913 में। चलिए देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या कहता है। द एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड की क्रिएशन के बाद आया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, कि किसी भी न्यूक्लियस के सेंटर में किसी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और वो हैवीली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अब सेंटर में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ पर उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, क्योंकि हमने एटम को क्या माना है, स्फेरिकल। कॉल्ड, इन्हीं सर्कुलर पाथ्स को कहा जाता है ऑर्बिट और शेल। ये बात आपने 9th स्टैंडर्ड में भी की हुई है। जैसे आपको मैंने बताया था KLMN, इनको क्या बोलते हैं, शेल। ठीक है, इनका दूसरा नाम है ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल और ऑर्बिट इज अकॉर्डिंग टू 2n²। दिस इज द बोहर्स फॉर्मूला। 2n² के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 64, 64। 2n² के अकॉर्डिंग ही हमारे इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में भरे जाते हैं। ये सारी डिटेल्स हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से स्टार्ट होती है नील्स बोहर मॉडल की, कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं अपने ही ऑर्बिट में तो उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। उस ऑर्बिट के लिए उनकी एनर्जी फिक्स होती है, और इसी एनर्जी शेल या ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। एनर्जी लेवल क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो उस ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के लिए हम बात कर रहे हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं के लिए, तो के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनकी एनर्जी उस वक्त, चाहे कितने ही इलेक्ट्रॉन हो, मैक्सिमम 2 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स। राइट। अगर एल शेल की बात कर रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वहां क्या रहेगी, फिक्स। तो इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। इन शेल्स को एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी लेवल कहा जाता है। एनर्जी इज डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट आर गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट का मतलब होता है, हमने 2 स्टेट की हुई है, एक तो ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, अगर वो जंप कर रहा है तो इट मींस इट गेन्स द एनर्जी, तो उसकी एनर्जी क्या होगी। एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी क्या होगी। तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम इस एक्सप्रेशन या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा फॉर्मूला क्या कह रहा है, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एन स्टैंड्स फॉर शेल। के शेल है, 1 शेल है, 2 शेल है, 3 शेल है, 4 शेल है, के है, एल है, एम है, एन है। हम इसको इंटीजर्स में डिनोट कर सकते हैं। दिस नेगेटिव -2π² me e की पावर 4 डिवाइडेड बाई n² h² इंटू में z²। मैं ये सारी बातें बताती हूँ क्या है। दिस माइनस साइन डिनोट्स दैट एनर्जी डिक्रीजेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ग्राउंड स्टेट से जब n शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है
तो एनर्जी घटने लग जाती है, राइट। डिक्रीज, दिस नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन एनर्जी। पाई कांस्टेंट वैल्यू है। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन वहां पर है उसका मास। हमेशा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। E इज इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज और इलेक्ट्रॉन की पावर 4। चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। N नंबर ऑफ शेल का स्क्वायर। H प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। Z एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। एटॉमिक नंबर इस्तेमाल कब होगा? जब हाइड्रोजन लाइक एटम की हमें क्या कैलकुलेट करनी होगी? एनर्जी शेल इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसी एक्सप्रेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि एनर्जी अगर हमें अलग अलग शेल में कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब वैल्यूज होनी चाहिए। अगर हम इसको जूल पर एटम में लिखते हैं, मान लीजिए हमें एनर्जी जूल पर एटम में कैलकुलेट करनी है, तो हमारे सभी एक्सप्रेशन, सभी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमारी एनर्जी फॉर एन शेल आएगी -21.8 10 टू पावर -19। ये कब आएगी? जब मैं पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और चार्ज की पावर 4 की वैल्यूज को पुट कर दूं और उनको प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर की वैल्यू से डिवाइड कर दूं, तो जूल पर एटम की फॉर्म में मुझे ये वैल्यू मिलेगी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जूल पर एटम की फॉर्म में किसी भी शेल में एनर्जी, ये फर्स्ट शेल में हो सकती है, सेकंड शेल में हो सकती है, थर्ड शेल में एंड सो ऑन, लिमिटिंग लाइन में भी हो सकती है। अगर यही एनर्जी मुझे जूल पर मोल्स में कन्वर्ट करनी हो तो मैं अबव रिएक्शन को, अबव एनर्जी को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते ही अब वो एटम की नहीं, वो किसकी एनर्जी हो जाएगी? मोल की, जूल पर मोल। अब इस पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर आएगा -13.1 टू 10 टू पावर 5 अपॉन में n स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर जूल पर मोल। तो अगर एनर्जी मुझे जूल पर एटम में चाहिए तो मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी। अगर एनर्जी मुझे जूल पर मोल में चाहिए तो मैं उससे किसको मल्टीप्लाई कर दूंगी? एवोगैड्रो नंबर से, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी। अगर मुझे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको वैल्यू पहले बता रखी है मैंने कि कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट की मल्टीप्लीकेशन से हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू मिलती है। इस अबव इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो 13.6 ओवर n स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में मुझे क्या मिल गई? एनर्जी। ये एनर्जी की तीनों फॉर्म्स आपको याद रहनी चाहिए, जूल पर एटम की फॉर्म में, जूल पर मोल की फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में। क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे बोल जाता है कि आप जो एनर्जी निकाल रहे हो एनर्जी लेवल शेल्स के लिए, उसको इस टर्म में निकालिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में निकालिए, इलेक्ट्रॉन जो है जूल पर मोल की टर्म में निकालिए, जूल पर एटम की टर्म। वहां पे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं होगा, लेकिन हमें उस लैंग्वेज को समझ के इस प्रकार से एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दीज आर दी बोहर्स मॉडल्स पॉइंट। द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मेजर्ड बाय। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन की दूरी को नापने की। किसी भी स्फेरिकल शेप में अगर न्यूक्लियस से हम इलेक्ट्रॉन की, किसी एनर्जी शेल की, किसी भी एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन की दूरी हमें नापनी है तो हम इसको रेडियस कहेंगे। तो दूरी नापने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रॉन्स, हमें रेडियस और हमें न्यूक्लियस के बारे में पता हो। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। वो फॉर्मूला कहता है रेडियस ऑफ एन शेल, एन यानी कि कोई भी एनर्जी शेल, रेडियस ऑफ ग्राउंड शेल यानी कि R0 इंटू में n स्क्वायर, जो शेल वहां पर इस्तेमाल है, अपॉन में z, z इज योर एटॉमिक नंबर। R0 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है इन पिकोमीटर, दैट इज 52.9 पिकोमीटर। n आपको शेल अपने आप मिल जाएगी कि आपको पहली शेल की निकालनी है, दूसरी शेल की निकालनी है, तीसरी शेल की निकालनी है। जिस शेल की रेडियस आपको निकालनी है उस शेल का नंबर और ग्राउंड स्टेट यानी कि स्टेशनरी स्टेट के रेडियस की वैल्यू और एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, यहां पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस ऑफ एन एटम। तो ये डिस्टेंस माना जाता है किसी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, इसको बोलते हैं रेडियस। एन शेल के लिए बोलेंगे, अगर ये फर्स्ट शेल है तो R1 है, अगर ये सेकेंड शेल है तो R2 है, थर्ड शेल है तो R3 है।
इसी में आगे आते हैं, जैसे रेडियस कैलकुलेट किया है वैसे ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है कि किस शेल पर इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल पर है, दूसरी पर है, तीसरी पर है। वी नॉट जो है वो डिनोट कर रहा है स्टेशनरी स्टेट को, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, जेड एटॉमिक नंबर है, एन नंबर ऑफ शेल है। वी नॉट ग्राउंड वैल्यू जो होती है 2.188 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स रहेगी। स्टेशनरी स्टेट की वैल्यूज फॉर वेलोसिटी और रेडियस दोनों ही फिक्स रहेंगी। आपको एन शेल के लिए कैलकुलेट करने होंगे, रेडियस भी और वेलोसिटी भी। इसी में आगे चलते हैं, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन शेल और ऑर्बिट टू द अनदर। आप कह रहे हैं कि एनर्जी कितनी चाहिए या कितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है, इस बात का पता हम कैसे लगाएं, जरा देखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से जंप करके सेकेंड स्टेट में आता है तो N1 से वो कहां जा रहा है, N2 पर। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट स्टेट से जाकर N3 पे जाता है तो कुछ अमाउंट की एनर्जी यहां से जाने में लगी उसको, तो कितनी एनर्जी उसने एमिट की या कितनी एनर्जी उसको लगी, तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन दिया जाएगा, इसके लिए ये डिफरेंस शो किया जाएगा कि एनर्जी ऑफ द लास्ट एक्साइटेड शेल माइनस में एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट शेल। हमारे पास आखिरी शेल जो भी होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, लिमिटिंग होगा, उसमें से हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, माइनस, हमें फिर मिलेगा डिफरेंस। यही डिफरेंस बताएगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट और हाउ मच अमाउंट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब। अब एमिट और एब्जॉर्ब हमें कब पता चलेंगे, बाय साइन कन्वेंशन, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हमारे पास नेगेटिव आता है तो वी जस्ट से दैट दे एमिट, अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्ब। हम यहाँ पर वैल्यूज रख के देखते हैं, ये किसी n ऑर्बिट 2 है तो हमने वैल्यू लगाई, जूल पर मोल पर एटम के लिए ही लेंगे, -21.8 10⁻⁻19 ओवर n स्क्वायर का 2, या क्योंकि मैंने यहाँ पर सेकेंड लेवल लिया है तो n2 लिया है, n2 का स्क्वायर। अब अंदर की तरफ मैंने फर्स्ट लेवल लिया है तो एनर्जी सेम रहेगी जूल पर एटम के लिए, 21.8 10⁻⁻19 इंटू में जेड स्क्वायर ओवर n1 का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी, माइनस का साइन है बीच में, ये दोनों ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, ये बात पहले बताई जा चुकी है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव क्या कहता है, डिक्रीज इन एनर्जी, की एनर्जी इनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब मैं इसको पूरे को सॉल्व करती हूँ तो माइनस माइनस यहाँ से कॉमन लेकर मैंने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, मेरे पास कौन बचे, ये माइनस का बचा, ये प्लस का बचा, प्लस का मैं आगे लेकर आ गई, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जेड स्क्वायर दोनों के पास कॉमन है और बाहर मैंने कॉमन क्या ले लिया, 21 -21.8 10⁻⁻19। अब ये जो वैल्यू आई ये डिफरेंस बताने के लिए आई। देखिए रेबर्ग फॉर्मूला में आपने n1 n2 पढ़ा था, आप आसानी से यहां पर अपनी स्टेशनरी स्टेट की वैल्यू पुट करके डिफरेंस एनर्जी निकाल सकते हैं और हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशन क्या कहती हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखो सीधी सी बात है, लाइन स्पेक्ट्रा वाला केस जहां आता है हमें हाइड्रोजन एटम याद आता है। हाइड्रोजन एटम का एक ही इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है और 6 सीरीज बना लेता है, लेमन, बाल्मर, पाशन, पफन, ब्रैकेट, हम्प्रे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो कितनी सीरीज बनाएंगे, N1 क्या होगा, लिमिटिंग लाइन क्या होगी, N2 में कहा जाएंगे, कौन सी सीरीज में उसकी वेवलेंथ कंसिडर की जाएगी। तो कोई भी मॉडल अभी तक ये कंसिडर करने के लिए नहीं बना, वेरीफाई नहीं कर पा रहा कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो उनका लाइन स्पेक्ट्रा क्या होगा। ये एक लिमिटेशन है बोहर्स मॉडल की। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड जीमन इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ये दो इफेक्ट हैं, मैं आपको ये दोनों इफेक्ट अलग से बताऊंगी कि जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट होते क्या हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप जानते हो कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन कहीं पर काम करते हैं तो दो फील्ड वहां पर, तीन चीजें वहां काम करती हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी स्प्लिटिंग हो रही है
और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी स्प्लिटिंग हो रही है, तो इनको पर्टिकुलर नाम से, पर्टिकुलर वर्ड से पूछा गया है, जाना गया है। ज़ीमैन इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, और स्टार्क इफेक्ट जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। मैं इनको सेपरेटली आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन एटम। एटम एक 3D डायमेंशन में, इलेक्ट्रॉन्स एक 3D डायमेंशन में मूव करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द नील्स बोहर दे कैन ओनली ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं ना, ये तो नहीं बोल रहा ना कि वो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलोंग कहां जा रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग कहां जा रहा है, जेड में कहां जा रहा है, कैसे बिलोंग कर रहा है, कैसे अपने आप को स्प्लिट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 8 एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या 8 एक दूसरे की अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 8 की डायरेक्शन कैसे मेजर की जाएगी, टोटल रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी। तो ये सारी बातें बताने में ये जो मॉडल है ये टोटली फेल रहा है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की शेप देखिए, आप थोड़ी सी आगे जब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट्स में चलेंगे तो ऐसे बोला जाएगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी शेप बताइए, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की शेप। अब आप सोच में पड़ जाएंगे, अब तक हमें पता तो है नहीं, तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि वाटर मॉलिक्यूल की क्या शेप होती है, बट एक्चुअल में इनकी कुछ बॉन्डिंग से शेप बनती है। तो ऐसी किसी शेप का इस मॉडल में कोई जिक्र नहीं। ये सस्पेंस रहेगा, क्योंकि ये हमारे 3rd या 4th यूनिट में जाकर डिटेल में पढ़ने में आएगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप कैसे बनाई जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डी ब्रॉय कंसेप्ट ऑफ द ड्यूअल नेचर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रॉय इक्वेशन कांस्टेंट जो ड्यूअल नेचर के बारे में बात करता है। ड्यूअल नेचर के लिए अभी पीछे आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वेव पार्टिकल्स नेचर्स है ना, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर कहा, प्लैंक्स ने वेव नेचर कहा फोटॉन्स को लेकर। तो उसको डी ब्रॉय कंसेप्ट कहता है कि ड्यूअल नेचर है, हर एक इलेक्ट्रॉन का, हर एक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, वो वेव नेचर भी है और वो पार्टिकल नेचर भी है। तो इसको डी ब्रॉय कंसेप्ट कहते हैं। उसके बाद है अनसर्टेनिटी, जिसकी पोजीशन और वेलोसिटी अनसर्टेन रही। ये दोनों टॉपिक्स हमारे अभी आगे आएंगे, अपकमिंग टॉपिक्स हैं, हम वहां इनको डिटेल में करेंगे, पर इनके जो कंसेप्ट हैं वो इस बॉहस मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है। इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हमें जो बॉहस मॉडल बताने में फेल रहा है। चलिए इसी में अपने डी ब्रॉय कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं कि डी ब्रॉय जो है वो कह क्या रहा है। डी ब्रॉय कह रहा है कि किसी भी मैटर का जो नेचर है वो ड्यूअल है, और हम इससे वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ। अच्छा, डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग वेव नेचर कहां से आया? वेव नेचर आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, जो प्लैंक्स ने दी थी। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो बहुत माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, अगर उनके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ता है तो उनकी जो स्पीड होती है वो जस्ट लाइक अ वेव ट्रेवल करते हैं। माइक्रोस्कोपिक हो गए ना, बहुत छोटे हो गए, तो हमने उसको कह दिया वेव नेचर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती हैं। डी ब्रॉय कंसेप्ट वेवलेंथ के लिए बहुत फेमस है। वेव नेचर क्या है? जितनी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे, और उनके जब हम एनर्जी लेवल को कंसीडर करते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है? जे जस्ट ट्रेवल लाइक अ वेव जैसे वो काम करते। तो ये वेव नेचर हमें कंफर्म किया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी में, मैक्स प्लैंक ने। उनके अकॉर्डिंग एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल रही? फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाकर हमें क्या मिला? एच। एच को क्या कहा जाता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 6.6 माइनस 34 जूल सेकेंड, राइट। अब यहां से हमने वैल्यू निकाली फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए, लाइट चाहिए। स्पीड c बाई लैम्डा, लैम्डा चाहिए तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द वेव नेचर इन डी ब्रॉय। डी ब्रॉय का सेकेंड नेचर था पार्टिकल नेचर। डी ब्रॉय ने कहा ना ड्यूअल है, ड्यूअल मतलब दोहरा है, डबल है। तो पहला नेचर क्या कहा उसने? वेव नेचर। दूसरा नेचर क्या कहा उसने? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर पहले किसने कंफर्म किया था? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि जो वेव चलती हुई आपको दिखती है, एक्चुअल में वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो एक दूसरे को हिट करते हैं, जिनसे हमें महसूस होता है कि कोई वेव है। तो ये जो वेव है वो कोई एनर्जी एमिट कर रहा है, कोई फोटोन है, तो वो क्या होती है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर।
देखिए जैसे वेव नेचर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बोल रहे थे, वैसे ही पार्टिकल नेचर भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही है। आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इसके बाद जरा यहाँ देखिएगा, अगर इस इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं इकट्ठा करती हूँ, इक्वेट करती हूँ, क्योंकि दोनों के पास क्या है, एनर्जी। दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल होती हैं। तो इन इक्वेशन से मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इस तरफ का c इस c से क्या हो गया, कैंसिल आउट, यहाँ पर एक c बच गया। मुझे लैम्डा चाहिए, मैंने रीअरेंज करके इक्वेशन को लिखा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बचा h बाई लैम्डा, यहाँ mc, मैंने लैम्डा को इधर ले गया और mc को यहाँ लेकर आ गए, मुझे ये वैल्यू मिल गई, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया गया। इन केस ऑफ पार्टिकल, थोड़ा सा अगर हम बैक में चलकर देखते हैं, जब हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की थी तो मैंने आपको कहा था कि फोटोन के केस में अगर हम इसको वेव नेचर मान रहे हैं तो हम इसकी स्पीड को c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिकल नेचर में। अब हम इसको वेव नेचर भी माने, पार्टिकल नेचर भी माने, तो इसकी वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी के लिए हम c की जगह पर क्या रख सकते हैं, v रख सकते हैं। चलिए, मैंने डी ब्रोई वेवलेंथ के लिए क्या रखा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। देखो, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी की जगह पर मैंने रखा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। ठीक है, यहाँ लैम्डा क्या है, यहाँ लैम्डा है डी ब्रोई वेवलेंथ, यहाँ पर h क्या है, यहाँ h है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की, 6.6 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास, यहाँ जो मास है वो मास क्या है, मास इन केजी। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये पता है कि mv क्या होता है, mv होता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम। तो मोमेंटम की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। ठीक है, अगर हम इस mv की जगह पर हम मोमेंटम लिख दें, क्योंकि मोमेंटम के इक्वल रखा गया है, इसको माना गया है इसको, तो हमारी वेवलेंथ क्या हो गई, h बाई पी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, और लैम्डा क्या बोला गया है, डी ब्रोई वेवलेंथ। तो डी ब्रोई वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अगर वहां से ट्रेवल कर रहा है, पास कर रहा है, तो उसके मोमेंटम की वैल्यू उसकी वेवलेंथ के, यानी कि डी ब्रोई वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। ये रिलेशन हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट सिर्फ एप्लीकेबल होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर, बड़े ऑब्जेक्ट्स पर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनकी हम वेव कैरेक्टर को हम वहां पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए है। टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।